क्या आप भी परेशान हैं? सीटेट का पेपर देते हैं, रिजल्ट में बार बार फेल हो रहे हैं, फेल होने का कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसी समस्या है तो इस वीडियो में बने रहिए। इस बार आपका पेपर 100% पास हो करके ही रहेगा, ये मेरी गारंटी है। बशर्ते हमें क्या करना है कि इस बार थोड़ा सा तरीका बदलना है। तरीका बदलने का सेंस यह है कि आप लोगों को याद रखना है जो पेपर सेट करने वाले व्यक्ति होते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है, उनकी किस तरीके से सोच होती है, उस सोच को पकड़ना है। अगर आपने उनका माइंडसेट पकड़ लिया इसका मतलब आपने पेपर को क्रैक कर दिया है। तो मैं यहाँ पे हवाबाजी में कुछ चीज़ें बताने नहीं आया हूँ। मैंने करीब 2-3 सालों में 3-4 बार सीटेट के पेपर दिए, हर बार क्वालिफाई हुआ हूँ, अच्छे नंबरों से हुआ हूँ, 120 130 इस तरीके से नंबर्स आए हैं। तो वो जो मेरा अनुभव है वो आपको यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। और जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ें, लेकिन इस छोटी सी आपको ट्रिक जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं उनको थोड़ा सा फॉलो करोगे तो आपका ये समझ लीजिए 20 से 30 नंबर बढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक है पहले ही दिन से। तो चलिए बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इस मास्टर फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने किया क्या है ये भी तो सोचने वाली बात है। तो हमने पिछले 5 सालों के पेपर को क्या किया, एनालिसिस किया। एनालिसिस का मतलब ये है कि परीक्षक जो बनाने वाले पेपर पैटर्न सेट करने वाले जो परीक्षक होते हैं उनकी माइंड सेट को समझने की कोशिश की है कि वो पैटर्न कैसे तैयार कर रहे हैं, पेपर बनाते कैसे हैं। तो 5 साल की जो मेहनत हुई, करीब यहाँ पे मैंने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस को स्टडी किया है, ठीक है। और आपको कुछ ऐसा भी मिलने वाला है जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलिए बगैर किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे पेपर 1 के लिए, यानी कि सीटेट का पेपर 1 जो प्राइमरी लेवल का होता है उसके लिए। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं पेपर 2 के लिए अलग से फिर से वीडियो बना दूंगा, उसमें क्या होना चाहिए वो भी बता देंगे। तो यहाँ पे 2019 से लेके 25 तक के जितने भी पेपर हुए इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पेपर्स थे सभी को स्टडी किया। इंटरनेट पे अवेलेबल उनके आर्काइव पे, किसके, सीबीएसई की वेबसाइट पे, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। उन पेपर्स को उठाया, देखा, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हर पेपर के सेट को देखा, समझा, सब चीज़ें देखी। एक चीज़ वहाँ से ये साफ हुई कि परीक्षक जो है तुमसे फैक्ट नहीं पूछता। फैक्ट क्या होता है पता होना चाहिए। फैक्ट का मतलब ये है कि सीधा आपसे चीज़ों का आंसर नहीं मांगता। भाई देश की आज़ादी कब हुई थी, तुमने बोला भाई 15 अगस्त 1947, ऐसे सीधे सीधे आंसर नहीं मांगता है। तो वो फैक्ट नहीं मांगता है, पहली बात को याद रखना है इस स्लाइड से। वो फैक्ट नहीं मांगता। अच्छा, वो मांगता क्या है, तो वो तुमसे क्लासरूम सिचुएशन में डाल करके तुम्हें परेशान करता है। एक कोई क्लासरूम की सिचुएशन देता है और उसमें जाकर के आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो आपको देखते हैं कि आप समस्याओं को कैसे समझ रहे हो और कैसे उनका समाधान करोगे। तो भाई फैक्ट नहीं पूछेंगे, क्लासरूम सिचुएशन में डाल करके सोचने के लिए आपको मजबूर कर देते हैं। तो अब यहाँ क्या हो रहा होता है, जितना हमने ज़्यादा डेफिनेशन को रटा होगा, अगर हमने डेफिनेशन को रटा होगा तो यहाँ पे हम हो जाएंगे पीछे, यहाँ पे हम हो जाएंगे पीछे और हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। तो हमें क्या करना है कि भाई जितना ज़्यादा तुम ये समझोगे कि एक अच्छा टीचर उस सिचुएशन में क्या करेगा तो पेपर उतना ही आसान हो जाएगा। तो इस पूरे स्लाइड में हमें 2 बातें समझनी। पहली कि हमें फैक्ट के पीछे नहीं भागना है। नंबर 2 बात इस चीज़ को आप लोगों को याद रखनी है कि हमें उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे भाई रखना है। मान लीजिए कोई सिचुएशन हुई, क्लासरूम में कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है या कोई समस्या आ गई, तो हम यहाँ टीचर होते तो हम उसको कैसे सही तरीके से भाई मुख्य धारा में लेके आए, उसको पढ़ाने के लिए इंगेज कर सकें। तो हमारा मोटिव इतना ही है, बच्चे को इंगेज करके रखना, पढ़ाए रखने के लिए उसको अपने साथ कनेक्ट बनाए रखना। तो हमारा मोटिव इतना ही है कि एक अच्छा टीचर इस सिचुएशन में काम क्या करेगा। तो अपना पहले मोटिव चेंज करना, रटना बंद कर देना है, डेफिनेशन को रटना नहीं है, केवल हमें यहाँ पे किसी सिचुएशन में उस चीज को हैंडल कैसे करना। अच्छा, तीसरी बात आप लोगों को याद रखनी है, जब भी आप सीडीपी को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे याद रखना है इसको बहुत जल्दबाजी में जीके जीएस की तरह सॉल्व नहीं करना है। एक क्वेश्चन को मैथ की तरह देना है। क्वेश्चन देखा, ऑप्शन देखे, 4 ऑप्शन में कौन सा बेस्ट लग रहा है, कौन सी सिचुएशन में मैच कर रहा है, यहाँ सॉल्व की जाती सीडीपी। इसको भूल जाएं, सीडीपी को रटा और टिक मारा, रटा टिक मारा, सॉल्व की जाती मैथ की तरह। क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं एलिमिनेट किए जाते हैं, हटाए जाते हैं। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो सीडीपी में समय देने के लिए विशेष चीज़ है, इसको मैथ की तरह सॉल्व की जाती है, ना कि रट करके आंसर टिक किए जाते हैं। अगर बहुत अच्छे लेवल पे आप लोगों को
यहाँ पे पास करना है, ठीक है। तो याद रखना है एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं आपके 85% होते हैं, जबकि सीधे फैक्ट से पूछे जाने वाले सवालों की संख्या यहाँ पे 15%। अब कितना बड़ा वेटेज है कि यहाँ पे सिचुएशन में डाल करके आप 85% क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। वो 15% जो होते हैं फैक्ट के आधार पर होते हैं, 15% जो फैक्ट के आधार पर क्वेश्चन होते हैं वो जनरली ईवीएस जैसे सेक्शंस में पूछी जाती है, जहाँ पे चीज़ों को सीधा ही पूछ सकते हैं, उसमें घुमा नहीं पाएंगे। तो ईवीएस में ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहली स्लाइड से हमने ये चीज़ सीखी, अगले स्लाइड पे हमें पता होना चाहिए कि जैसे 150 नंबर का हम पेपर देते हैं उसमें आता क्या क्या है। भाई 30 नंबर की हमारी सीडीपी आती है, पेडागोगी आती है, ठीक है। 30 नंबर में मैथ आता है, मैथ में 15 नंबर का मैथ और 15 नंबर की मैथ की पेडागोगी आती है, मतलब मैथ को सॉल्व करने के लिए क्या क्या समस्याएं होती हैं, कैसी होती हैं, बच्चे को सिखाया कैसे जाता है, वो सभी चीज़ें। थर्ड हमारा जो पेपर में ही होता है सेक्शन, उसको ईवीएस बोलते हैं। इसमें हम लोग एक चीज़ को ध्यान रखना है, जैसे आप लोगों को ईवीएस कवर करनी है तो 3 से लेकर के 5वीं क्लास तक की ईवीएस की बुक्स पढ़ सकते हो एनसीईआरटी की, ठीक है। और यहाँ पे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को मिला करके 60 क्वेश्चन आते हैं, 30-30, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ है कि यहाँ पे 30-30 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, और 30-30 नंबर के क्वेश्चन का इन द सेंस कि 30 नंबर आपके लैंग्वेज 1 और 30 नंबर लैंग्वेज 2 के होते हैं, ठीक है। गद्यांश होता हो, पेडागोगी होता है। ये पैटर्न आपको पता ही होगा, इसमें कोई भी दोहराया नहीं है। अगर यहाँ तक आए हैं तो ये चीज़ें पता होगी, ठीक है। इससे हमें ज़्यादा विशेष कोई इशू नहीं होगा। आप समझते हैं कि सीडीपी में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब ये हवाबाजी में नहीं बताई जा रही है कि क्या क्या पढ़ना है, इसको हमने क्या किया, एनालिसिस किया, बार बार रिकरिंग तरीके से घुमा घुमा करके पूछा जा रहा था, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों का एक वेटेज तैयार किया गया है। सबसे ज़्यादा ये, उसके बाद ये 20-20-15 इस तरीके से परसेंटेज में बांटा गया, और 100% आपका यहाँ पे कंप्लीट होने की संभावना रहेगी, ठीक है। 30% में सबसे पहले आपको चरण में देखना होगा इन लोगों के खुद के सिद्धांत, है ना, प्याजे हो, बाइकोस्की हो या कोहलबर्ग हो, इन लोगों के जो दिए गए सीडीपी के सिद्धांत, उन सिद्धांतों को समझ करके आप लोगों को मेमोराइज्ड करना है, समझ करके रटना नहीं है, समझना है, और सिचुएशन को आपको अप्लाई करना सीखना होगा कि इस स्थिति में कैसे किया जाता है। इस पे फोकस करना है पहला काम, ठीक है। इसमें चाहे हो विकास और नैतिक सोच के सिद्धांत हो, ये सबसे ज़्यादा बार बार पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट हो कि विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, डेवलपमेंट के सिद्धांत क्या होते हैं, है ना, नैतिक सोच के सिद्धांत क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें बार बार यहाँ पे रिकरिंग तरीके से पूछी जा रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ देखते हैं कि समावेशी शिक्षा, जिसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, क्या होती है। समावेशी शिक्षा में यही होता है, एक बच्चा जिसको दिखाई नहीं देता, एक को सुनाई नहीं देता है, एक विकलांग है, सभी लोग एक साथ बैठ करके एक टीचर उसको पढ़ा रहा है, सभी बच्चों को, वो सभी लोगों को साथ में पढ़ाने के साथ साथ उनकी स्थितियों के अनुसार उनको समझा भी रहा है। तो यही तो होती है समावेशी शिक्षा, एक साथ सभी लोगों का समग्र विकास होना, ठीक है। तो इसमें अलग अलग इश्यूज होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं डायलेक्सिया करके एक बीमारी होती है ना, ऑटिज्म होती है, एडीएचडी होती है। इन प्रकार के बच्चों की जो बीमारियां हैं, इन बच्चों को संभाला कैसे जाता है, ये भी तो उद्देश्य होता है। तो यहाँ फिर से उद्देश्य पूर्ण कर रहे हैं, यहाँ पेपर सॉल्व करने नहीं आए हैं, यहाँ ये उद्देश्य है कि ऐसी स्थिति में हम बच्चों को संभालेंगे कैसे। तो हमें संभालने पर फोकस करना है, चीज़ें याद अपने आप हो जाएंगी। हम रटने पर फोकस करते हैं, याद नहीं हो पाती हैं, ठीक है। ये 20% वेटेज का है। अगले 20% में हमें मोटिवेशन, आर्टिब्यूशन और थ्योरी के बारे में चर्चा करनी है। मतलब ये बताने की कोशिश की जा रही है जिससे बच्चा जो है खुद से ट्राई करे, बाहर से दबाव ना हो। मतलब यहाँ पे ये है, जैसे एक बच्चा फेल हो गया है, फेल होने के 2 कारण होंगे। एक तो वो कारण देगा कि उसने तैयारी नहीं की है इसलिए फेल हुआ। दूसरा कारण बताएगा पेपर कठिन था और आसपास की स्थितियाँ अच्छी नहीं थी, वो टीचर ने हमारी कॉपी सही से चेक नहीं की। तो जो दूसरी स्थिति, उस स्थिति में वो अपने आप को कभी सफल नहीं बना पाएगा। अगर जब तक हम अपने आप को बता रहे हैं कि हम गलत थे, तो शायद आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन मिल रही है। तो यही वो थ्योरी कहती है, ठीक है। तो ऐसे कॉन्सेप्टों को आपको मजबूत करना है, ठीक है। उसके बाद 15% विकास के सिद्धांत पूछे जाते हैं, डेवलपमेंट से जुड़े हुए। भाई कंटिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है, चीज़ों को बार बार सीखते रहने से हम कैसे सीख जाते हैं। हेरिडिटी से क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कि अनुवांशिक लक्षण से क्या वाकई में व्यक्ति की ग्रोथ कम होती है सीखने की, है ना। और पर्यावरण का क्या रोल होता है, इन चीज़ों को ही हमें अच्छे से समझना है इस पूरी सीडीपी में। उसके बाद होता है एवोल्यूशन, है ना। उसके बाद इंडिविजुअल वेरिएशन। एवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन, कि भाई मूल्यांकन का क्या रोल होता है, असेसमेंट का क्या रोल होता है, बच्चों को रैंक कराना चाहिए कि भाई चीज़ों को सिखाने पर फोकस करना चाहिए। इस पैटर्न से चीज़ों को हमें सीखना होगा, ठीक है।
असेसमेंट क्या होता है भाई, जो क्लास के बाद या क्लास के दौरान चीज़ों को सीख रहे होते हैं, ठीक है। और आपका बॉय और गर्ल थिंकिंग, इन लोगों की सोचने की प्रक्रिया के अलग होती है, एक सी होती है। तो घुमा फिरा के चौथे पॉइंट पे 15% में हमें यहाँ पे एवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन से जुड़े हुए कॉन्सेप्टों को समझना है, इंडिविजुअल वेरिएशन यानी कि डिफरेंसेस को समझना है। इस तरीके से CDP को हम कम से कम 90% कवर कर ले जाएंगे इन टॉपिक्स को अच्छे से समझने के आधार पे, ठीक है। तो इससे हमें ये चीजें सीखनी होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे एक कोई बात है, एक ही बात है, उसको 4 अलग अलग तरीके से पूछता है कौन, एग्जामिनर। जैसे ये कॉन्सेप्ट है वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट है स्कैफोल्डिंग का, यानी कि पाड़ या मदद के माध्यम से किसी चीज की मदद करना, किसी भी व्यक्ति की मदद करना। तो इसमें किस किस तरीके से क्वेश्चन घुमाए जा सकते हैं। जैसे एक सीधा सवाल है कि बच्चे को सीखने में जो अस्थायी मदद दी जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको पाड़ कह देते हैं, इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कह देते हैं। ये तो साधारण होगा। अगर क्वेश्चन घुमा दिया तब क्या होगा, क्लासरूम की सिचुएशन हो गई है कि अब क्वेश्चन को घुमाया गया क्लासरूम पे आधार पे। टीचर एक बच्चे को गणित का सवाल हल करते वक्त सिर्फ हिंट देता है, तो पूरा जवाब नहीं दे रहा है, केवल हिंट देता है, तो क्या होगा, तो भी तो भाई स्कैफोल्डिंग हो गया है। तो ये क्या है, क्लासरूम में ऐसी स्थिति को तो भाई यहाँ पे लगाया जाएगा। ये तो सीधा होगा नहीं क्वेश्चन का भाई। तो इन्होंने अप्लाई करके दिखा दिया कि एक सिचुएशन दी, उस सिचुएशन में भी यही उत्तर होगा। तीसरा उत्तर समझने की कोशिश करते हैं, क्या नेगेटिव सवाल। जैसे इनमें से कौन सा तरीका सीखने में मदद नहीं करता है। 4 तरीके गए हैं, है ना। 4 तरीके में 3 मदद कर रहे होंगे, एक नहीं कर रहा होगा। तो 3 तरीके जो मदद कर रहे हैं वो भी तो भाई स्कैफोल्डिंग का काम कर रहे हैं। तो ये चीज हो जाती है घुमाने के लिए, ठीक है। चौथा पैटर्न होता है असर्शन रीजन का। मतलब क्या होता है, टीचर को सिर्फ संकेत देना चाहिए, बच्चा सामाजिक बातचीत से सीखता है। टीचर जो है संकेत देता कि बेटा ऐसा करना है, समझ गया है, और सामाजिक बातचीत से बच्चा सीख जाता। तो क्या है, एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है पूरी। तो ये भी तो इसी स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत ही है। अब ये सिद्धांत आपको नहीं लग रहा होगा और ये वाला सिद्धांत नहीं लग रहा होगा, नीचे के 2 नहीं लग रहे होंगे, लेकिन इनडायरेक्टली दोनों है, क्योंकि ये एप्लीकेबल है, चीजें यहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं। तो हमें इस लेवल पे क्वेश्चन को समझने होंगे, ठीक है। ये पैटर्न पकड़ के रखना है किसी भी चीज को जब सीख रहे होंगे हम। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे क्या है, जैसे पेपर में हम कैसे फंसते हैं। सबसे 4 तरीके हैं जो हमें जनरली परेशान करते हैं। इन 4 तरीकों से हमें बचना है। इन 4 तरीकों से हमें बचना है जो हमें सही लगते हैं लेकिन होते नहीं है। पहला तरीका है बहुत ही एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गहराई से बोली जा रही है। जैसे इसमें लिखा हुआ सिर्फ ऐसा ही होगा, है ना, हमेशा ऐसा ही होता है, या कोई स्टैंडर्ड के, भाई ये स्टैंडर्ड मानक है, इस मानक के अनुरूप ही इस चीज को माना जाता है। ऐसे शब्दकोशों वाले जितने भी प्रश्न हैं उनके ऐसे उत्तर निकल के आ रहे हैं, वो उत्तर क्या हैं, गलत। यहाँ पे एक दिया गया है कि सभी बच्चों के लिए एक ही स्टैंडर्डाइज्ड सिलेबस होना चाहिए। ये बात क्या है, सही है, नहीं होनी चाहिए। ये बात क्या है, गलत है। अब स्टैंडर्डाइज्ड शब्द क्या है कि हर बच्चे का एक ही तो सिलेबस होता है, हमने भी तो पढ़ा था, और हम लोगों की पूरी क्लास में सभी का एक ही सिलेबस है। ये बात सही है, ये बात फंसाती है भाई। बच्चों की जो स्थिति के अनुसार उनके लिए सिलेबस अलग अलग हो सकता है। किसी बच्चे को दिखाई नहीं देता है तो वो 10 चैप्टर्स को पढ़ने में शायद लगता है उसको 2 साल लगेंगे, लेकिन जिसको दिखाई देता है उसको 1 साल में ही उसको कंप्लीट कर सकता है। तो हर व्यक्ति का एक ही स्टैंडर्डाइज्ड सिलेबस कैसे हो सकता है, ये बात बताने की कोशिश की जा रही। तो ऐसे शब्दों से हमें बचना है, ऐसे कभी सही नहीं होंगे। कैसे शब्द, जो जिसमें सिर्फ लिखा हो, हमेशा लिखा हो, स्टैंडर्डाइज्ड लिखा हो, इनसे बचे रहना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे सही बात है लेकिन गलत जगह पे बोली जा रही है। कोई सही बात है लेकिन गलत जगह पे बोली जा रही है, इसको ऐसे समझना है। स्टेटमेंट अपने आप में तो सही है, कोई भी एक बात कही गई है वो अपने आप में सही है, बशर्ते इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं हो रही, उसके एवज में जो जवाब दिया गया उसके एवज में फिट नहीं बैठ रही है। इस तरीके के क्वेश्चंस क्या होते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। जैसे डायनेसिस ब्लॉक्स उपयोगी हैं किसके लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए। तो ये बात दोनों में अपने आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। कैसे समझते हैं, डायनेसिस ब्लॉक क्या होते हैं कि हम लोग देखते हैं जैसे बॉक्स होते हैं, ऐसे बॉक्स बने होंगे, ये क्या हो गए हैं, 5 बॉक्स हो गए। तो ये डायनेसिस बॉक्स होते हैं, इसको हमने काउंट कर लिया तो ये 5 बॉक्स हो गए, है ना, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 बॉक्स हो गए हैं। उपयोगी हैं क्या, प्रोबेबिलिटी के लिए है। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, ये नहीं होगा तो वो होगा, वो नहीं होगा तो ये होगा। तो दोनों चीजें एक दूसरे को काट रही हैं, इसका मतलब नहीं, ये उपयोगी है लेकिन प्रोबेबिलिटी के लिए नहीं है। तो आपको याद रखना है, सही बात तो है लेकिन वो गलत जगह पे फिट करके इन्होंने पेश कर दिए, उससे आप लोगों को बचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कभी कभी पुरानी सोच की जाल में फंसा देते हैं। भाई टीचर पुराने समय में इस तरीके से पढ़ाते थे, जाओ बेटा इतना याद करके लाना है, ऐसा करके लाना है। वो क्या है, पुरानी सोच है, लेकिन एनसीएफ वगैरह है जो भी है इस तरीके से चीज़ों पे अवॉइड करता है, इन चीज़ों से बचना होता है। जैसे समझते हैं टीचर सेंटर्ड, टीचर बोलता है बेटा ऐसा करना है, नहीं करना है। पूरी शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित है, इसको याद रखना है। ऐसा एनसीएफ भी कहता है, ऐसा सीटेट भी कहता है। जितने भी करिकुलम के लिए फ्रेमवर्क बने हैं, एनसीएफ हो, एनईपी हो, सभी बोलते हैं बाल केंद्रित हो। तो टीचर सेंटर्ड जितनी बातें हैं वो सब भूल जाओ भाई, ये गलत होता है। पुराने ज़माने की कोई भी ट्रेनिंग में दी जाने वाली कोई गाइड होगी, गाइडेंस होगी, उस सोच के व्यक्ति को भी यहाँ पे गलत ठहराया जाएगा, इसको भी याद रखना है। गलत करने वाले बच्चों को अलग बैठाकर सज़ा देना चाहिए। ये बात पहले तो सही थी, लेकिन अब गलत मानी जाएगी, सज़ा नहीं दी जाती। तो हमने 3 कॉन्सेप्ट समझ लिए, इस 3 प्रकार के ऑप्शन हमने समझे, ये हमेशा गलत होते हैं। चौथा ऑप्शन आधा सच। भाई आधा सच क्या मतलब है, पहला हिस्सा सही होता है जबकि दूसरा हिस्सा गलत नतीजे निकाल देता है। जैसे है जीवाश्म ईंधन पारंपरिक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन समझते हैं, जैसे कि पेट्रोल होता है, आपने देखा होगा पेट्रोल कैसे बनता है। भाई हजारों साल पहले कुछ जानवर या लोग जो हैं दफनाए क्या गए, किसी भी समस्या को, भूकंप की वजह से दफन हो गए। दफन होने के बाद उसमें सालों यहाँ प्रतिक्रियाएं चलती रहती हैं, वो क्या है, पेट्रोल जैसी चीज़ों में बदल जाते हैं, जिसको जीवाश्म कहते हैं। तो ये कैसा स्रोत होता है, पारंपरिक स्रोत होता है। क्या ये बात है ना, क्योंकि जो क्या है, रिन्यूअल है। क्या ये रिन्यूअल है? पहली बात तो यह है ये पारंपरिक स्रोत है कि हाँ ये पारंपरिक स्रोत है, लेकिन ये रिन्यूअल है नहीं है, ये नॉन रिन्यूअल है। इसका मतलब यह है एक बार किसी भी तेल की कुएं में से तेल निकाल लिया जाता, क्या तेल दोबारा बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो वही चीज़ है कि इसमें से कोई भी ईंधन निकाला जाता तो दोबारा नहीं बनता है। तो ये नॉन रिन्यूअल है, एक बार में ही यूज होता है, दोबारा नहीं बनता है। तो इसमें क्या लिख दिया, उन्होंने जोड़ दिया वो रिन्यूअल है। तो ये क्या कर दिया, रीजन गलत दे दिया। तो आधी बात सही और आधी गलत है। ऐसे भी अगर आपके सामने कुछ क्वेश्चन आए तो उनको बचना है, और ऐसे क्वेश्चन सब क्या होते हैं, हमेशा गलत होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब हमें 2 ऑप्शन एक जैसे लग रहे हो, 2 ऑप्शन सही लग रहे हो कि भाई ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इन 2 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा उसको समझेंगे आज, है ना। तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन चुनने का एक बेहतरीन फॉर्मूला है। ये 4 यहाँ पे पिलरों पे खड़ा रहता है, इन 4 पिलरों पे ध्यान देंगे हम आसानी से बेस्ट ऑप्शन चुन सकते। अच्छा, पहला पिलर जो है आपका रचनावादी। क्या मतलब होता है? मतलब है क्या बच्चा खुद से सीख रहा है या सिर्फ सुनकर याद कर रहा है? बच्चा चीज़ों को खुद से सीख रहा है या सुन करके याद कर रहा है। टीचर ने कोई बात कही, याद कर ली, ये सही है तरीका। और बच्चा ने खुद से जवाब सवाल किए, सर ऐसा था, और कनेक्ट करके उसने खुद से सीखी होता है। रचनावादी का मतलब खुद से सीखने के लिए तैयार रहता है, बशर्ते आसपास की स्थितियाँ जो होती हैं उसको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो बच्चे की सोच हमेशा रचनावादी होती है, इस बात को हमेशा याद रखना है। दूसरी बात को याद रखना है, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बाल केंद्रित। मतलब है क्या बच्चे के अनुभव और आवाज़ को प्रायोरिटी दी गई है। किसी भी सवाल में बच्चे को कितनी प्रायोरिटी दी गई है, कितनी, यहाँ पे मान लीजिए कोई सवाल है, भाई सवाल में बच्चे को कितनी प्रायोरिटी दी जा रही है, उस बाल केंद्रित मुद्दे को याद रखना है। जब भी किसी भी उत्तर में यहाँ पे आप लोगों को बार बार फिल्टर लगाना है कि इस वाले उत्तर में ऐसा लग रहा है बच्चे पे पूरा यहाँ पे फोकस किया गया है कि चीज़ें बाल केंद्रित हैं, वो अपने आप में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा अगर रचनावादी सोच वाला है, बच्चा खुद से सीख रहा है, आसपास की स्थितियों से सीख रहा है, वो भी उत्तर सही हो जाएगा। तीसरा है समावेशी, यानी कि समावेशी शिक्षा को दबाया जा रहा है या उठाया जा रहा है। यानी कि क्या हर बच्चे को उसकी अलग ज़रूरत के साथ सिखाया जा रहा है ना। भाई कोई बच्चा मान लीजिए इसको दिखाई नहीं दे रहा है या कम दिखाई दे रहा है, तो प्रायोरिटी टीचर की होती है उसको आगे बैठाना। नहीं दिखाई देना तो उसके लिए अलग TLM मटेरियल यूज करना। तो समावेशी शिक्षा हमेशा उठाने का काम करती, दबाने का नहीं करती। तो जहाँ समावेशी शब्द जैसा यूज हो रहा है पॉजिटिव पॉइंट में, वो उत्तर होगा। जहाँ बाल केंद्रित जैसे पॉइंट्स आ रहे होंगे, वो उत्तर होगा। जहाँ बच्चे की रचनावादी सोच दिख रही होगी, वो भी उत्तर होंगे। और प्रासंगिक क्या मतलब होता है, क्या सीखना बच्चे की रोज की जिंदगी से जुड़ा हुआ है।
तो बताया जाता है, एनसीईएफ क्या बोलता है कि हमारे बच्चे को जब हम चीज़ें सिखा रहे होते हैं तो आसपास के वातावरण से चीज़ें कनेक्ट होनी चाहिए। तो इस बात को यही बताया जाता है कि आसपास की स्थितियों से, ज़िंदगी से किसी न किसी हिस्से से जुड़ा हुआ है, अगर जुड़ा हुआ है तो वो भी उत्तर होगा। इन 4 पॉइंट से जब भी आप फिल्टर लगाओगे आपका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, हमेशा सही हो जाएगा। इन चारों में से जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा फिट बैठता है वही सीटेट का बेस्ट आंसर होता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये 5 सालों की रिसर्च कह रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा मिथ है ना, इस मिथ से आपको पहले तो दूर होना है। क्या है मिथ? कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सी को चुनते हैं। मतलब 4 ऑप्शंस दिए गए एक सवाल में, सी मारो आगे बढ़ो। इस चीज़ से आपको क्या करना है, बचना है, क्योंकि ये काम नहीं करता है किसमें, सीटेट में। मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिसर्च कह रही है। क्या ऑप्शन ए जनरली 23.5% यहाँ एग्जामिनर सेट कर रहा है, ऑप्शन बी 26% कर रहा है, ऑप्शन सी 27% कर रहा है, ऑप्शन डी यहाँ 23% कर रहा है। मोटा मोटा भाई 24-25% सभी को दे रहा है। मतलब चारों में से कोई भी ऑप्शंस हो सकते हैं। ये चीज़ों का याद रखना है। 5 सालों की ऑफिशियल आंसर की को जब मैच किया तो यहाँ मोटा मोटा यही दिख रहा है कि 25% के आसपास सभी चारों में बटा हुआ है। तो ऑप्शन सी के चक्कर में फंसना करना है बंद। यहाँ से हमें यही सीखना है, तुक्का नहीं लगाना है भाई, क्योंकि मामला खराब हो जाएगा। अब पुराने पेपर का सच बोलते हैं लोग, भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ। पूरे टीचर्स बोलते हैं पुराने कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ। क्या होता है उससे, समझते हैं भाई? पुराने पेपर्स कितने रिपीट होते हैं ये भी तो हमें रिसर्च करने होगी, कभी नहीं करते हैं हम, सीधे जो टीचर ने बोला वैसे कर लिया। हमें याद रखना है पुराने पेपर से केवल 5 से 8% ही डाटा फंस रहा है। कितने? 8%। हम 10 भी मान लेंगे लेकिन 90% डाटा नहीं फंसेगा। 10% यहाँ मानेंगे तो हूबहू वही सवाल सीधे आ जाते हैं, मतलब एज इट इज वही सवाल आ जाते हैं। यहाँ पे 5 से 8%, मोटा मोटा 10% वही सवाल मिलते हैं, लेकिन 90% नहीं मिलते हैं। 65 से 70% सवाल ऐसे होते हैं, कॉन्सेप्ट तो वही होते हैं लेकिन सवाल बदल जाता है। कॉन्सेप्ट वही होगा, सवाल को ट्विस्ट कर देंगे, दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, आपको फंसा देंगे। होगा क्या? सिचुएशन बेस्ड होगा, रटने पे आधारित नहीं होगा। तो याद रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें उतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। 5-8% तो मिल जाएंगे हूबहू, लेकिन उसके अलावा हमें यहाँ पे एप्लीकेशन करना सीखना होगा, यानी कि चीज़ों को कैसे अप्लाई किया जाता है, कॉन्सेप्ट को, सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, सिद्धांत सेम होते हैं, है ना, कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पे बदल जाता है, कैरेक्टर भी बदल जाते हैं। तो यहाँ पे सिद्धांत यानी कि कोई भी आइडियोलॉजी है, सिद्धांत सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे उसके एलिमेंट्स बदल जाएंगे, यानी कि नाम बदल सकता है, सिचुएशन बदल सकती है। तो इस चीज़ को याद रखना। तो यहाँ पे सिद्धांत सेम रहते हैं। कुछ 20 से 25% ऐसे होते हैं जो स्थिर सोच यानी कि फिलॉसफी पे आधारित होते हैं। फिलॉसफी पे आधारित का मतलब है जैसे कि एनसीईएफ की अपनी खुद की गाइडलाइन है ना, नई एजुकेशन पॉलिसी का अपना खुद का एक पूरा फ्रेमवर्क है ना। तो यहाँ पे मोटे मोटे बच्चे की सक्रियता को दिखाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो एनसीईएफ से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं फैक्ट पे आधारित होते हैं, उस स्थिति के आधारित होते हैं। तो हमें एनसीईएफ और एनईपी को ऐसे पढ़ना है कि यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि हम बच्चे को क्या बनाने वाले हैं। बच्चे रोट लर्निंग से फ्री हो, यानी कि रटने वाले ना हो, बच्चे देश के प्रति आस्थावान हो, है ना। बच्चे कैसे होते हैं कि कोरी स्लेट नहीं होते हैं, टीचर का काम होता है सुगमकर्ता का। ये सिद्धांत देते हैं एनसीईएफ वाले। इन सिद्धांतों को अपने अंदर आपको अपना लेना है कि भाई आज से मैं बच्चों को ऐसे ही ट्रीट करूँगा, ये अपने आप कवर हो जाएगा। तो 65-70% क्या है, सिद्धांत वही, चीज़ें बदल जाती, प्रीवियस ईयर केवल 10% काम करेगा। स्लाइड में ये समझना था, ठीक है। तो रटना नहीं है भाई हमें। अब सबसे ज्यादा में फोकस कहाँ करना है, तो उसी पूरे गाइडलाइन में ये चीज समझी। सबसे पहले हमें यहाँ पे फोकस करना है, टीयर बनेंगे पहले हिस्से में हमें इन लोगों के सिद्धांतों को पढ़ लेना है। प्याजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग के सिद्धांत, ठीक है। समावेशी शिक्षा को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। गणित के टीएलएम मटेरियल्स का बहुत यूज किया गया है क्वेश्चंस में, जियोबोर्ड हो, डायनेसिस ब्लॉक्स हो, इनको अच्छे से समझना है। टीयर 2 में हमने ईवीएस के फैक्ट पढ़ लेना है। यहाँ याद रखना है ईवीएस में फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं। पश्मीना शॉल पूछ लिए, अभी हाथी से जुड़े हुए क्वेश्चन हो गए कि हथनी जो होती है सबसे बड़ी
पूरे ही मतलब परिवार में सबसे बड़ी मानी जाती है। ये सब चीज़ों से जुड़े हुए फैक्ट हैं। किसी भी चीज़ की भाई चील है भाई कितनी ऊपर से देख सकती है, इसकी रफ्तार क्या होती है, ऐसे फैक्ट देखने को मिलते हैं, है ना। बेन हील मॉडल जो है ज्यामिति से जुड़ा हुआ, ये फैक्ट्स पे आधारित देखने को मिलता है। मोटिवेशन से जुड़ा हुआ, आर्टिफिशियल से जुड़ी हुई थ्योरी होती है। एक होता है स्वप्रेरणा, भाई खुद से मोटिवेट होना, एक बाह्य प्रेरणा बाहर से मोटिवेट होना। ये टियर 3 में करना, टियर 4 में जितने भी हैं सबसे कम हिस्से की जो भी चीज़ें हैं, लेकिन आपको टियर 3 तक आपको इन चीज़ों को बहुत फोकस तरीके से पढ़ना है। ये आपका सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट सिद्धांत है, इनको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जब भी आप एग्जाम हॉल में परेशान हो, कंफ्यूज हो, तो आपको क्या करना है, 3 स्टेप में एलिमिनेशन करना सीखना होगा। मतलब 4 ऑप्शंस में आपको फंसा रहे हैं तो 3 ऑप्शंस को कैसे आपको हटाना है, इस चीज़ को समझना है। सबसे पहले एक्सट्रीम शब्द को हटाना, जो बहुत ज़्यादा वजन डाल रहा हो किसी चीज़ को, एक्सट्रीम कि ऐसा ही होगा, जहाँ ही जैसा शब्द उसमें पीछे लग रहा है, समझ लो वो क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता है। जैसे सिर्फ, हमेशा, स्टैंडर्ड जैसे शब्द जो हैं ऑप्शन में से हटा लें। इससे क्या हो जाएगा, आप एक ऑप्शन को हटा पाएंगे, 3 बचे। ये फिर से बता रहा हूँ मैं, CDP जैसे जितने भी पेडागोगी वाले आपके जहाँ जहाँ सवाल आएंगे उनको मैथ्स की तरह सॉल्व करना है। आप लोगों को इस पूरी गोल्डन लाइन को याद रखना है, ठीक है। टीचर का रोल चेक करना है। टीचर ज्ञान देने वाला नहीं है, यहाँ सुगम करता है, यानी कि फैसिलिटेटर है। टीचर ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं, बच्चे का मददगार है, सुगम करता है, इस चीज़ को याद रखना है। दूसरा, ये पे आपको ये चीज़ चेक करनी है। और यहाँ तीसरे नंबर पे विविधता को हमें सम्मान देना है, इस चीज़ को भी चेक करना है। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बच्चे के ऊपर लेबल नहीं लगाना है ना, कि वो अलग है और वो गलत है। समझे बात को। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, किसी दूसरे क्षेत्र से आया, कन्नड़ भाषा जानता है लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र में पढ़ रहा है, तो ऐसे में उसकी कन्नड़ भाषा जो है हम लोगों के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। उससे क्या है, हम कन्नड़ सीख सकते हो, टीचर भी उससे कन्नड़ सीख सकता है। लेकिन इसको क्या है, विविधता को हमें सम्मान देना, उसको दबाना नहीं है। तो इस सिद्धांत को समझना है, सभी लोगों को एक साथ आगे ले जाने में एक दूसरे की मदद भी करनी होती है और दूसरे लोगों के कल्चर, संस्कृति को सम्मान भी देना होता है। तो ऐसे सिद्धांतों को पकड़ के हम क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके आंसर्स अच्छे से निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो आप लोगों को परेशान करते हैं और उन मिथ्स से हमें थोड़ा सा बाहर निकलना है। हम लोगों की इन ट्रिक्स को नहीं अपनाना है, ठीक है। इन ट्रिक्स से क्या रहना है, दूर रहना है, इनको नहीं अपनाना है, ठीक है। इनसे रहना है दूर। सबसे लंबा ऑप्शन सही होता है, इस बात को याद रखना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे लंबा ऑप्शन सही होता है नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब पेपर को यहाँ एनालिसिस किया गया तो एक बात की गई, सबसे लंबा ऑप्शन बनाने के चक्कर में ऐसे भी शब्द डाल दिए जाते हैं जो एक्सट्रीम होते हैं। सिर्फ यही है ना, स्टैंडर्ड, इस तरीके जब शब्द डाले जाते हैं ट्रैप बना दिया जाता है। ट्रैप मतलब जाल, उसमें आप फंस जाते हो। तो सबसे लंबे ऑप्शन इसमें सही नहीं होते सीटेट में। ये ट्रिक काम कर जाती है, आपने देखा होगा, अगर ना पता हो, रेलवे के एग्जाम्स में ये जनरली काम कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे काम नहीं करता, इसको याद रखेंगे। दूसरा लो, जब आप ना पता हो तो हमेशा सी ऑप्शन चुने। हमने पहले भी बता दिया था, ABCD में सबकी हिस्सेदारी 25% है, तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, इससे भी बचना है। ना सबसे लंबे ऑप्शन चुनना है, ना जवाब में सी चुनना, सबकी बराबर जिम्मेदारी है, ठीक है। पुराने पेपर याद कर लो, काम हो जाएगा भाई। 10% आता है पुराना पेपर, है ना, 8 से 10% आता है। बाकी भाई सिद्धांत बेस्ड आते हैं, वो कुछ NCF से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट से आते हैं। एक्सरसाइज रीजनिंग में दोनों सही वाले ऑप्शन सही होते हैं। मतलब एक कथन दिया गया, एक उसका भाई वो दिया गया, आंसर दिया गया, तो इनमें से दोनों सही होते हैं। भाई इसका ये सही है, ऐसा सही नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ बताई गई है कि दोनों में कभी कभी A अकेला सही होता है, B और मतलब गलत हो जाता है। इस चीज़ से आपको बचे रहना है, 4 कॉन्सेप्टों से दूरी बना के रखनी है। एग्जाम हॉल में आप लोगों के लिए कुछ सीट दी गई। चीट सीट का मतलब ये होता है कि यहाँ इस कॉन्सेप्ट को पकड़े रहने से आप पेपर को सही से सॉल्व कर पाएंगे। बच्चा खुद करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग, ये ऑप्शन हमेशा सही होता है, इस बात को पकड़े रहे। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, गलतियां सीखने का हिस्सा, सजा का कारण नहीं। तो आप हमेशा याद रखना है, बच्चा अगर कहीं गलती कर रहा है इसका मतलब अच्छा कर रहा है, उसको गलत नहीं समझना है। गलतियां यहाँ पे अलाउ होती हैं, इस चीज को याद रखना है। विविधता एक संसाधन है, समस्या नहीं। मतलब अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग संस्कृति से आए हुए बच्चे अपने साथ संस्कृति भी लेके आते हैं, उनकी संस्कृतियों को दबाना नहीं, उनसे सीखना भी है। तो ये साधन है हम लोगों के लिए, समस्या नहीं है, इस बात को पकड़े रहना है, ठीक है। सिर्फ हमेशा स्टैंडर्डाइज वाले जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनको दूर कर दो, काट दो, उनसे बिल्कुल बच के
के रहो, ठीक है। फिर यहाँ पे सवाल में नहीं, कम, उपयुक्त जैसी चीजें हैं उनको हटा दो। टीचर सुगम करता होता है, ज्ञान देने वाला नहीं होता, यानी कि फैसिलिटेटर होता है, मददगार होता है, भाई साथ में सपोर्ट करने वाला व्यक्ति होता है, ज्ञान देने वाला नहीं होता है, ऐसा एलसीएफ कहती है। मूल्यांकन सुधारने के लिए है, रैंक देने के लिए नहीं। बच्चे को भाई यहाँ पे अगर अंक दिए जा रहे हैं किसी भी टेस्ट में तो उसका उद्देश्य केवल और केवल है इससे पता चल सके बच्चे को किस हिस्से में सुधारना है, यहाँ रैंक देने के लिए नहीं होता है। इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। तो अंत में हम आपसे यही करेंगे कि रटना नहीं है, समझ ही हमारी काम आएगी और हम लोगों को उस कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा जो स्थिति दी गई, उस स्थिति के अनुसार हमें अपने आप को ढालना होगा। अगर इन सिद्धांतों को आपने पूरा किया, आई होप आप 100% अंक ला सकते हैं और हमारी सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।